everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Padma Deshpande. Today I am going to cover a very important topic, that is how to select a research topic. All the students who are in the final year, all the UG and PG students who are in the final year have a compulsory paper, that is project work. So basically today I am going to talk about how you have to select your research topic. So let's begin. First and foremost, what is research? Research is a systematic study of a problem. कुछ अननोन चीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई एक प्रॉब्लमेटिक एरिया लग रहा है, उसके बारे में कोई एक सॉल्यूशन, एक आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. इट इज़ समथिंग अननोन टू यू और टू अदर्स विच यू वांट टू टेल. और इस रिसर्च से हम कुछ ऐसा आउटकम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विच विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स. यहाँ पे आई विल लाइक टू साइट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है एंड शी फाइंड्स दैट कि द फुटफॉल ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग द क्लासरूम इज reducing day by day. So there might be n number of reasons why the students are not attending the classes. It might be the students personal problem, या फिर टीचर के टीचिंग के में कोई प्रॉब्लम आता होगा, या फिर जो एनवायरनमेंट है, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो शायद स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा है. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके वजह से students are not attending the classes. So यहाँ पे the teacher has a problem in her hand for which she has to find a solution. So वो क्या करते हैं, she starts a minor, अपने लेवल से वो एक रिसर्च करने की कोशिश करते हैं. सो रिसर्च में क्या होता है, इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट. ट्रेजर हंट में हम यहाँ पर ट्रेजर हंट में ट्रेजर ढूंढते हैं, रिसर्च में हम रिसर्च प्रॉब्लम्स ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो सबसे पहला आता है कि हाउ यू नीड टू सेलेक्ट द रिसर्च टॉपिक. नाउ रिसर्च टॉपिक इज अ वेरी वास्ट एरिया एंड इसमें आपका इंटरेस्ट लेवल जो होता है, लाइक वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग समथिंग रिलेटेड टू द सोशल साइंस, या फिर अकाउंटेंसी में कोई एक फंडामेंटल है, इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है, या टैक्सेशन पॉलिसीज़ के बारे में फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो ऑलवेज think about a topic which attracts your interest and which is near to your specialization. जैसे कि अगर आप UG कोर्सेज में हैं तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, या HR हो गया, या फाइनेंस हो गया. तो आपका जो स्पेशलाइजेशन एरिया जो है रिलेटेड टू योर स्पेशलाइजेशन एरिया एंड द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट, यू शुड सेलेक्ट द टॉपिक. द सेकेंड एस्पेक्ट इज the topic should be of current relevance. मतलब it should be a hot topic, it should be a recent topic. जैसे अभी say for example कोविड इतना बड़ा लास्ट ईयर ये सिचुएशन हुआ था, कोविड-19 का कंपल्सरी रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे, लॉकडाउन था. तो उस टाइम पे उसके पहले बिजनेसेस कैसे होते थे, उसके बाद बिजनेसेस कैसे हो रहे हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड कैसे बिजनेसेस हो रहे थे. तो ये एक टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो, रीसेंट स्टडी कर सकते हो. एंड रिसर्च में हम चेंज इन बिहेवियर, कोई भी चीज़ के वजह से लोगों का तरीका जो होता है, नज़रिया जो होता है, वाई इट चेंजेस, हाउ इट चेंजेस. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल इफ जनरली ट्रेंड क्या होता है, हम कोई भी चीज़ होती है वो जब सस्ती होती है, व्हेन द प्राइस इज लेस वी बाय मोर, एंड व्हेन इट बिकम्स द प्राइस इंक्रीजेस वी ट्राई टू सेल इट, राइट. बट इन्वेस्टर्स के मामले में क्या होता है, इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट रिसेशन में रहता है तब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन होता है. व्हेन इट इज इन बूम एवरीबडी लाइक्स टू डू इन्वेस्टमेंट्स एंड लाइक टू अर्न मनी, बट व्हेन इट इज इन रिसेशन डू इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट. सो यहाँ पे यू वांट टू फाइंड द चेंज इन बिहेवियर कि एक कंज्यूमर, एक पर्सन जो है वो जब कोई भी चीज़, हम लोग का जनरल एक एटीट्यूड होता है कि कोई भी चीज़ सस्ती मिलती है तो हम सस्ते दाम पर खरीदते हैं और उसको महंगे दाम पर बेचते हैं. बट वही इन्वेस्टर जब कोई मार्केट रिसेशन में होता है तब उसका बिहेवियर कैसे होता है.
सो ये चेंज इन बिहेवियर जो होता है, दिस इज स्टडीड इन द रिसर्च टॉपिक, योर रिसर्च. So there are certain tips that you need to remember. First and foremost, आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करने वाले हो उसके बारे में डेटा शुड बी अवेलेबल. अब ये डेटा कहाँ से मिलता है? डेटा इज बेसिकली द लिटरेचर, जर्नल्स, आर्टिकल्स. गूगल में आप जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी टॉपिक्स जो होते हैं उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया होता है, उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं. तो वो चीज़ें जो होती हैं, दैट इज़ द डेटा दैट इज़ अवेलेबल फॉर यू. देन यू हैव टू सी that you can be able to work on that. वो डेटा के ऊपर आप आपका भी रिसर्च कुछ उसमें कर सकते हो. जितना हो सकेगा कीवर्ड्स आपको थोड़ा यूज़ करना है. जैसे कि से फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टडी द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर. तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हो जाएगा वो CRM प्रैक्टिसेस या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या ब्रांड मैनेजमेंट, ये मेरा कीवर्ड्स हो जाएगा. एंड कोई सेक्टर आप ले सकते हो तो वो सेक्टर के बारे में भी यू हैव टू, वो आपका कीवर्ड बन जाएगा. एंड यू हैव टू फर्स्ट फ्रेम अ क्वेश्चन. सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट सम रेलेवेंट टॉपिक तो यू कैन जैसे मैंने आप लोगों को कोविड का सिचुएशन बताया था, तो बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ नॉन एलोपैथिक क्लिनिक्स प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, या फिर यू कैन डू अ स्टडी ऑन कस्टमर्स फीडबैक ऑन फोर्स्ड होम शॉपिंग. we were all locked down during the restrictions, and then many people had to do online shopping. So तब उनका बिहेवियर क्या था, उनका फीडबैक हम ले सकते हैं. हम एक क्वेश्चनर बना सकते हैं एंड थ्रू द क्वेश्चनर वी कैन आस्क क्वेश्चंस. डिजिटल बैंकिंग, पहले हम लोग गूगल पे, पेटीएम, ये सब जो पेमेंट वॉलेट्स हैं या पेपाल है, ये सब हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे. बट ड्यूरिंग द कोविड एंड पोस्ट कोविड अब हम इन वॉलेट्स को या पेमेंट तरीकों को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो ये एक स्टडी का आपका टॉपिक बन सकता है. सो ऑल दीज आर द रिसेंट टॉपिक्स, लेटेस्ट टॉपिक्स, एंड इसको हम स्टडी कर सकते हैं. इसमें से हम अपना एक कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया ढूंढ सकते हैं एंड उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. नाउ आफ्टर यू सेलेक्ट द टॉपिक, the second aspect that becomes important is the sample size. Now sample is what, जैसे आप ब्लड टेस्ट करने जाते हो तो आपका ब्लड जब लिया जाता है तो वो कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड के बेसिस पे आपको क्या डिजीज है ये पता लगाया जाता है. सो सैंपल ऑफ ब्लड इज टेकन फ्रॉम योर बॉडी एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट whatever if you are having some disease or if you are facing any physical problem, तो वो ये ढूंढने की कोशिश की जाती है. वैसे ही सैंपल हम रिसर्च में सेलेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम सेलेक्ट करते हैं. सो सैंपल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. से फॉर एग्जांपल अब मुझे कोई एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग कोई एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल गूगल पे ये ऐप कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये मुझे फाइंड आउट करना है. ओके एंड अब मैं एक पर्टिकुलर एरिया से फॉर एग्जांपल मैं थाने डिस्ट्रिक्ट में से थाने डिस्ट्रिक्ट के लोग कितने लोग गूगल पे ऐप जो है ये यूज़ कर रहे हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो टू ईच एंड एवरी पर्सन एंड आस्क अबाउट अ क्वेश्चनर एंड देन मैं उनका फीडबैक लूँ. तो व्हाट आई विल डू इज मैं हर एक इसमें से एक सैम्पल लूँगी. मतलब मैं अपने जो पहचान के लोग हैं जो थाने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनको मैं अपना एक क्वेश्चनर भेजूंगी. वो उस क्वेश्चनर को अटेम्प्ट करेंगे, उनके जो जवाब हैं वो उसमें फिल करेंगे एंड देन आई विल बी एबल टू फॉर्म अ general view or a opinion. This is a general assumption. So we need a sample. मतलब हम कहाँ पे ये स्टडी हमारा करने वाले हैं, क्योंकि हम हर एक को तो जाकर अपने स्टडी के लिए नहीं पकड़ सकते हैं. we need a certain number of people, less number of people, जिनसे हम एक accurate assumption बना सके. Now there are certain important components of a research paper or a project work. The first important component is the abstract. Now abstract is a short summary of what topic you are going to cover. What are the
why you have covered this topic, why you wanted to study this topic, what you are trying to analyze, what is the methodology that you have used, whether you have gone in for primary data or secondary data. Primary data means the first hand report. The primary data means the questionnaire or the observation or the interview that you have taken, and from that what conclusions you have got. That is your primary data. And secondary data is all type of reference material that you get. It can be from the journals, it is from the articles, it is from various reference books, it can be from magazines. So in your data analysis, what type of data that you are using, that we mention it in the methodology. And then you in the abstract only you tell about the findings, that to whom this study will be beneficial. Say for example, if I find out something about customer behavior, definitely this data would be beneficial to the marketing people. या फिर अगर मैं employees के motivation के बारे में कोई topic करती हूँ, तो यहाँ पे जो outcome निकलेगा, वो finding जो निकलेगा, वो मैं अपने HR के लोगों को बता सकती हूँ, जो HR में जो decision makers है उनको बता सकती हूँ, policy makers को बता सकती हूँ. So findings is mentioned in the abstract. Then what are the testing methods that are used? Then there are always limitations, like कुछ हमारे personal limitations हो सकते हैं, time constraint हो सकता है, physical constraints हो सकते हैं, social constraints हो सकते हैं. सभी लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि everybody doesn't reply to your questions, या फिर आपके questionnaire में काफ़ी सारे चीज़ों को वो reveal नहीं करना चाहते हैं. So these are some of the limitations that also needs to be mentioned in your abstract. And your concept, जो भी आप problem statement बता रहे हो, it should be something new. मतलब कि originality होनी चाहिए. It is your work that you are going to present in the form of a research or a project work. The second important aspect is the introduction. अब introduction में we try to answer the 4 W's, that is what we are going to find, why we are finding it, when we are going to find it, and from where we have found it, and how we are going to do this research. So all this data, it is usually it is a mixture of all the secondary data, the reference material that you get from different places. आप काफ़ी सारा एक research problem, आपका खुद का एक research problem identify करने के लिए you need to do a lot of reading. You need to find out the other people's work, what has been done, and from that you try to find out a gap. So that is then the third aspect is the statement of a problem. अब statement of a problem में there is an objective and we frame the hypothesis. Now statement of a problem, say for example, I want to find out why the number of students visiting a particular library is reduced. Now there may be n number of reasons, because library ki timings are not suitable या flexible for the students. The students are not allowed to talk in the library. Maybe the library doesn't have the kind of books that the students are interested in, या फिर वहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी नहीं है, या फिर द स्टूडेंट्स को कुछ एक अलग से डिस्कशन एरिया चाहिए होता है वेयर दे कैन डिस्कस इन द लाइब्रेरी, वो नहीं है. Many reasons might be there. So here I would try to find out, the statement of my problem would be that to study the less number of footfalls of student visiting the library. This would be my statement of problem. Now your objective हम क्यों बनाते हैं? You are trying to find out what are the reasons why the number of students are the number of students attending the library is less. So you are trying to find something. So वो आपका objective में आएगा. Then hypothesis, हम कुछ assumptions करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि maybe communication का problem है, या फिर sitting arrangements proper नहीं है. तो यहाँ पे मैं एक hypothesis assume करती हूँ कि अगर students को Wi-Fi facility होगा, then the number of students attending the library would be more. And if it is not there, then the number of students attending the library would be less. तो यहाँ पे मैंने एक assumption statement किया है, एक assumption बना लिया है कि maybe this might be one of the reason. So this is called as hypothesis. इसमें हम H0 यानी null hypothesis, यानी there is no relation between the attendance and the Wi-Fi, and if there is H1
then there is a relation between the presence of Wi-Fi and the attendance of student. So ये either H1 या H0 हम assumption करते हैं and इसको हम अपने research में at the end try भी हम ये prove करते हैं. The fourth aspect is the review of literature. Review of literature means you try to understand what others have suggested. आपने कोई टॉपिक लिया है, से फॉर एग्जाम्पल डिजिटल बैंकिंग, ये टॉपिक लिया है, तो ये डिजिटल बैंकिंग के ऊपर लोगों ने क्या क्या, उन्होंने क्या स्टडी किया था, उन्होंने अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या बनाया था, उन्होंने उसमें से क्या एनालिसिस किया, उन्होंने उसमें से क्या कंक्लूजन किया, ये सब उनके ये हम रिव्यू करते हैं, यानी वापस से एक बार व्यू करते हैं. इसके लिए हम लिटरेचर रिव्यू के लिए वी यूज रेफरेंस मटेरियल्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एंड वी ट्राई टू फाइंड अ रिसर्च गैप. ये एक एरिया है, ये किसी ने अभी तक किया नहीं है. देयर इज अ स्कोप फॉर मी दैट आई कैन टेक दिस एज अ रिसर्च प्रॉब्लम. देन वी से अबाउट द मेथोडोलॉजी. जैसे मैंने आपको मेथोडोलॉजी पहले ही बताया, मेथोडोलॉजी में आप प्राइमरी डेटा यूज करने वाले हो कि सेकेंडरी डेटा यूज करने वाले हो या कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी. यूजुअली रिसर्च इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. देन सैम्पल साइज में सैम्पल एरिया, आप कौन से एरिया का सैम्पल आप ले रहे हो, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ पीपल दैट यू वुड बी आस्किंग क्वेश्चंस. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स. आप लोग ने ये आप लोग के रिसर्च मेथोडोलॉजी में ऑलरेडी सीखा है. देयर इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग. तो कौन सा टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड आप यूज कर रहे हो. देन सिग्निफिकेंस, ये टॉपिक सेलेक्ट करके इसका क्या यूजफुलनेस होगा, इसका जो कंक्लूजन निकलेगा, इट विल बी यूजफुल टू होम. It can be useful to the government authorities, it can be useful to the policy makers, it can be useful to the management, it can be useful to the authoritative figures who can take certain decisions and bring changes. Then analysis part होता है. analysis में हम statistical techniques use करते हैं. आपने आपके research methodology में chi-square, correlation, regression, mean, mode, medians, ऐसे बहुत सारे statistical tools देखे हैं, तो उसका application यहाँ पे किया जाता है in research. Then the scope of study. Scope of study मतलब see everybody has certain limitations. आपने एक particular area select किया था, particular time frame में किया था, particular number of people के साथ किया था. अब there is a further scope for study. Say for example मैंने थाना district में कोई एक particular सिर्फ तालुका में ही लोगों का मैंने interview लिया या questionnaire दिया था और वहाँ से मुझे outcome मिला. सो देर इज़ फर्दर स्कोप ऑफ स्टडी. थाने डिस्ट्रिक्ट में ही अभी और बहुत सारे तालुकास हो सकते हैं, तो दैट विल बी योर फ्यूचर स्कोप ऑफ स्टडी. देन लिमिटेशंस, ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि आपने कौन से एरियाज कवर नहीं किए, व्हाट आर द टाइम कंस्ट्रेंट्स, ये सब आप उस लिमिटेशंस में मेंशन कर सकते हैं. एंड लास्ट में वी हैव टू मेंशन द रेफरेंसेस, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर. आपने कहाँ से किया, कैसे किया, और फिर आपने जो भी रेफरेंसेस लिया है, किसी का डेफिनेशन लिया है, किसी का कोई कंटेंट आपने आपके रिसर्च में डाला है, तो यू हैव टू साइट देम. साइटेशन यानी आप उसका रेफरेंस दे रहे हो कि आपने ये मटेरियल कहाँ से लिया है, अदरवाइज इट विल लीड टू प्लेगरिज्म. सो दिस कम्स अंडर योर रेफरेंसेस. दिस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी में हम वो जो भी कंटेंट हमने जो भी रेफरेंस बुक्स यूज़ किए होते हैं, उसको हम आइदर APA स्टाइल या MLA स्टाइल में उसको मेंशन करते हैं कि ये किस ऑथर ने ये बुक लिखा था, कौन से पब्लिकेशन से ये ये रेफरेंस मटेरियल है, कौन से डेट में ये किया था, पेज नंबर्स होता है. सो ऑल दिस थिंग्स आर द साइटेशन पार्ट विच वी डू इन द रेफरेंसेस, या फिर हम लोग इसमें बिब्लियोग्राफी डालते हैं. सो बेसिकली आज मैंने आपको हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च प्रॉब्लम इसके बारे में आपको बताया. स्टे कनेक्टेड बिकॉज हमारे आगे के वीडियो में आपका प्रोजेक्ट ब्लैक बुक जो होता है वो एक्चुअली कैसे दिखता है और उसमें आपके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, उसका टेबल कैसे होता है, उसमें इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगी. सो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.